राहुल गांधी जी को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। युवा तो हैं, युवा लोग मान रहे हैं उनको, लेकिन उनके सामने टक्कर ये है कि मोदी जी पूरे बाहुबल में हैं और मोदी जी अपना पूरा जो है प्रयास लगा रहे हैं इस बार की हैट्रिक हो जाएगी। आगे और लोगों से बात करेंगे। सर, आपका नाम? सौरभ। वोट देते होंगे? नहीं। लगता है प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं 2024 में, तो मोदी जी के सामने आखिर कौन लगता है, किसमें इतना कौन उन्हें टक्कर दे पाएगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता वो जीत जीत जाएंगे, मुझे ऐसा जीत लग। जाएंगे? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, कोई भी नहीं लगता, कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा उन्हें? अखिलेश यादव? नहीं नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? मोदी जी क्यों इतने फेवरेट हो रहे हैं सबके? मतलब अभी तो उनके फॉलोअर्स बहुत ही ज़्यादा हैं। काफ़ी ज़्यादा वोट से जीता है उन्होंने पिछली बार। तो ये सडनली इतना कम तो नहीं हो सकता कि हार ही जाएं। हो सकता है कुछ कम वोट से जीत सकते हैं, बट इस बार जीतेंगे तो वही। नहीं, जीतेंगे तो जरूर, लेकिन लगता क्या है कि कौन टक्कर कौन दे देगा उन्हें? टक्कर उनके आसपास जैसे तो उनके वोट कट सकते हैं। हो सकता है कि अगर कांग्रेस अगर मेहनत करे, या फिर अगर आप ममता बनर्जी बोलते हैं या फिर किसी भी और पार्टी का नाम लेते हैं, तो अगर वो मेहनत करे तो उनके वोट कट सकते हैं। किस में इतनी सामर्थ्य है कि उनका वोट काट पाए थोड़ा सा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं किसी में, किसी पार्टी में नहीं लग रहा आपको? मुझे नहीं। गठबंधन में भी नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं। मोदी जी हैं बस। आपको क्या लगता है सर? अगर मोदी जी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी हैं। मोदी जी खुद मोदी जी को हरा सकते हैं? हाँ, और कोई नहीं हरा सकता। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर, मोदी जी खुद मोदी जी को नहीं हरा सकते। हाँ, ऑफ कोर्स। ओपोजिशन में से क्या लगता है कौन कर सकता है ऐसा? नहीं, कोई नहीं कर सकता अभी फिलहाल। कोई नहीं कर सकता? नहीं। ममता बनर्जी नहीं कर सकती खेला? नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है। हाँ। और राहुल गांधी? राहुल गांधी तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं? बिल्कुल उनका इमेज नहीं अच्छा, पब्लिक उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। कुछ बोल रहे थे अभी आप? हाँ, मैं वही कह रहा था कि ना हो पाएगा किसी से। किसी से ना हो ना, पाएगा? अभी अगले 10 साल तो ना हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद योगी जी है योगी जी हैं? और उसके बाद भी उसके तो बाद ना हो पाएगा। तो राहुल गांधी को कोई मौका नहीं है और किसी और चेहरे को कोई मौका नहीं है? नहीं है, मतलब कुछ लीडर्स तो हैं ही, पर लोग नरेंद्र मोदी जी पर कुछ ज़्यादा ही बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो इसलिए। नरेंद्र मोदी जी पर इतना विश्वास क्यों है लोगों का? क्योंकि आप युवा हैं और जो हमारी रोजगार दर है वो और ज़्यादा कम हो गई, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, तो नहीं लगता कि किसी और चेहरे को मौका दे मिलना चाहिए? हाँ, नहीं, मिलना तो चाहिए, एक अच्छे लोकतंत्र में मिलना तो चाहिए दूसरे लोगों को नेता, पर चूँकि हमने कांग्रेस को बहुत सालों से मौका दिया और कुछ वैसा हुआ नहीं है, तो लोग अभी बीजेपी को मौका दे रहे हैं हम। दैट्स इट। तो अगर बीजेपी में मोदी जी हट जाते हैं उसके बाद भी बीजेपी चलेगी? हाँ, वी स्टिल हैव नितिन गडकरी, योगी जी, अमित शाह, तो चलेगी। मोदी जी अभी 2024 में ही रहने वाले हैं और कोई टक्कर नहीं है उनकी? नहीं, कोई टक्कर नहीं है। हालांकि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे मतलब एक अच्छे लोकतंत्र के लिए ओपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई स्ट्रांग ओपोजिशन है नहीं। नहीं लगता कि लोग ही किसी नेता को बनाते हैं और उसकी इमेज को भी बिगाड़ देते हैं? तो अगर आप लोग ही सपोर्ट करेंगे किसी भी एक चेहरे को तो ऑपोजिशन खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पर हमें कुछ मतलब कुछ रीज़न भी तो मिलना चाहिए। वी डोंट फाइंड एनी सच रीज़न फ्रॉम। भारत जोड़ो यात्रा करके आया राहुल गांधी इतने दिनों की। वो एक शो ऑफ है, मतलब मुझे तो लगता है शो ऑफ है। Show दैट्स off इट। था वो। हाँ, मुझे तो लगता है। शो ऑफ था। हाँ जी सर, अपना नाम बताएंगे? बताओ भाई। आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी, मेरा नाम प्रफुल्ल जायसवाल है। प्रफुल्ल जायसवाल है। दिल्ली के रहने वाले हैं? ना जी, मैं उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर से। मिर्जापुर से। वोट तो देते ही होंगे? हाँ जी, पिछली बार दिए थे। तो क्या लगता है 2024 में मोदी जी के सामने मोदी जी को टक्कर कोई दे पाएगा? अब फिलहाल तो जिस हिसाब का सिचुएशन है, राहुल गांधी तो पार अभी चले गए हैं, तो अब अभी तो अपर कोर्ट में अपील करेंगे, देखेंगे वो छूटेंगे बचेंगे क्या होना है, बट स्टिल अगर वैसे देखा जाए तो ये मोदी की टक्कर में तो फिलहाल कोई भी नहीं। मुश्किल ही है किसी का आना। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का जो कंपटीशन है वो ये सिर्फ यूपी तक ही है अभी फिलहाल, आगे का तो कह नहीं सकते। और जहाँ तक कि 1 साल ही बचा है चुनाव में, तो 1 साल के बीच में ऐसा कुछ बहुत लहर आ जाना ये तो थोड़ा सा नेशनल लेवल पे ये चीज़ थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। और बाकी अभी तो फिलहाल मोदी हैं, उनके बाद योगी, फिर आगे देखा जाएगा। तो बस बढ़िया 30-35 साल की प्लानिंग कर लिया आपने तो? नहीं, 30-35 साल की नहीं है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग फिर दूसरे को भी वोट दे सकते हैं, बट स्टिल जैसा कि भाई साहब बोले। दूसरा अगर आपका क्या रहेगा? दूसरा अगर आपको मिलता है ऑप्शन? नोटा एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है। नोटा? कांग्रेस पर नहीं जाएंगे, नोटा दबा देंगे? हाँ जी, बिल्कुल। कांग्रेस पर नहीं जाएंगे? क्यों? कांग्रेस ने ऐसा क्या कर लिया?
कांग्रेस कुछ ऐसा किया या नहीं किया वो तो बहुत दूसरी बात है। बेस्ट है अभी, वन ऑफ द बेस्ट। रोजगार फॉरेन पॉलिसी आ रहे हैं उस पर। फॉरेन पॉलिसी वन ऑफ द बेस्ट। एस जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर बेस्ट है। रोज़गार की बात ऐसी है कि दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है, और जैसा कि ये सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब देना हर किसी को पॉसिबल नहीं है। फैक्चुअल बात ये है, ये चीज़ लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वादे तो करते हैं, अब वादे तो तोड़ने के लिए बनते हैं, वादे तोड़ने के लिए। और क्या, बिल्कुल। वो तो अगर वैसे बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नेताओं के स्तर पे तो तोड़ने के लिए बनता है। आप भी जानते हैं जीतने के लिए कोई भी कुछ भी बोलता है, लेकिन जो फैक्ट है, जो हम लोग ज़मीनी स्तर पे देखते हैं चीज़ों को, मानते हैं 100% कोई पूरा नहीं कर सकता। और यार आप ही सोचो, अगर घर पे माँ बाप होते हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं, चारों खुश होते हैं? नहीं हो सकते। तो ये तो देश है, 150 करोड़ वाला देश है, तो सबको खुश करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, अगर वो 100% के वादाओं में अगर वो 40 से 60% भी अगर खरे उतरते हैं तो वन ऑफ द गुड गवर्नमेंट है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं अलग अलग माइंडसेट के, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के, तो वो कहीं ना कहीं अपने जगह पे ठीक है। मतलब हाँ, कुछ चीज़ों पे अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर कुछ ठीक हुआ है, लेकिन जिस स्तर पे हमारा होना चाहिए उतना स्तर पे है नहीं। 2% से भी कम जीडीपी पे हमारा हेल्थ केयर पे जाता है, जो कि अभी बहुत कम है, तो उसको इंक्रीज़ करना है। और अभी जो डिफेंस का हमारा बजट है, बजट में अलॉटमेंट जो होता है वो भी जो की है, कोई भी सरकार को हम अच्छा या बुरा नहीं कहते, क्योंकि उस समय का उनका डिमांड होता है, उस तरीके से वो चीज़ें करते हैं। और रही बात जो है कि आपका डिक्टेटरशिप की, तो ऑलमोस्ट वो हर सरकार में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो ऐसे एकदम मोदी जी भी हैं क्या डिक्टेटर? थोड़ा बहुत तो सब रहते हैं, वो आप भी जानते हो, है ना। आइडियल स्टेट नहीं हो सकता ना। लेट द वैल्यू बी एक्स, लेट द ये, लेट द वो, एक सी से जार में इतना टेम्परेचर हर मान लेते हैं। हाँ, मान लेते हैं, लेट द वैल्यू बी एक्स। तो वैसे ही है, डिक्टेटर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर डिक्टेटर होता, जैसे कि आप अभी फॉर्म बिल जो भी रिट्रीव हुआ, बैक लिया गया, रिपील किया गया, उसमें आप देखे होंगे कि सरकार से लोग खुश नहीं थे पंजाब के, वो चेंज किया ना। अगर इतना ही डिक्टेटरशिप था तो चेंज नहीं हुआ होता, लेकिन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टिल देयर इज डेमोक्रेसी, एंड लोगों को मौका मिलता है, और लोग डिसाइड करने वाले हैं ना किसको वोट मिलेगा, किसको क्या मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो अपोजिशन की बातें होती है, अराउंड 58% वोटिंग होती है, जिसमें से जो मोदी गवर्नमेंट बनी थी वो 38% वोट पे बनी थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पूरा वोट वो मोदी जी खा जा रहे हैं, 80% को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 60% वोट गिरते हैं, जिसमें से 38% पे इनकी सरकार बन जाती है। तो वो तो लोगों का अपना देखने का नज़रिया है। तो लोग वोट ही नहीं करने जाते हैं, तो उसके बाद अगर किसी और सरकार की उम्मीद भी बने। अब वही बात है ना कि कम वोट पाकर भी वो जीत जाते हैं, क्योंकि तो उनका वर्चस्व ही ऐसा बना हुआ है मोदी जी का कि मोदी जी के नाम है। पर आप भी सोचो ना, क्यों बना है। हाँ, बता दीजिए आपको। नहीं, ये जो अभी जो चल रहा है, अभी लोग बीजेपी को नहीं देखते हैं, लोग सिर्फ मोदी पर जाते हैं कि हाँ, अगर मोदी को वोट देना है। अगर हम एमसीडी इलेक्शन की भी बात करें, किसी की भी बात करें, लोग सिर्फ मोदी को देखते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री चेहरा है, लेकिन लोग एमसीडी इलेक्शन में भी मोदी को ही देखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इतने अगर जहाँ पे विधायक के काम की बात है, तो वहाँ विधायक को देखना चाहिए या फिर मोदी जी को देखना चाहिए? आपका बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही मानता हूँ, लेकिन अगर आप इतिहास में भी देखा जाए तो हम लोग इतिहास सिर्फ उसके प्यादों से नहीं जानते हैं, उनके राजाओं से जानते हैं, है ना। अकबर, ये वो जो भी थे, उनको हम राजा से जानते हैं। तो सेम गोज हियर। नाम बता दीजिए अपना। देवेश उपाध्याय। कहाँ से आए देवेश? हम आजमगढ़ से हैं, यूपी से। यूपी से हैं। क्या लगता है कौन दे पाएगा टक्कर मोदी जी को? अभी कोई है तो भी? जो फिलहाल का पॉलिटिक्स चल रहा है, इसमें तो देख के नहीं लगता है कि कोई ऐसे ओपोजिशन में कोई तगड़ा लीडर है। तो हमको तो लगता है कि इस बार कोई ऐसे टक्कर में नहीं है। ओनली मोदी जी इस समय एकदम टॉप पे चल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर एक कोई ऑप्शन दिया जाए कि चुन लो किसी को इन सब में से, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ऑप्शन अगर दिया जाए तो मैं इन जितने लोगों का आपने नाम लिया है, मैं उनमें से किसी पे नहीं जाऊँगा, मैं केजरीवाल जी पे जाऊँगा। केजरीवाल जी? जी, मैं सेकंड। केजरीवाल जी क्योंकि केजरीवाल जी जो भी इनका जितना भी एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, और जितनी डीटीसी और जितनी भी महिलाओं के लिए जो भी इन्होंने काम किया, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही अच्छा काम है। आपका नाम? मेरा नाम संदीप है। क्या लगता है आपको 2024 में मोदी जी के सामने कौन है टक्कर में? देखिए मैडम, मोदी जी के सामने कौन है, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि दूसरी पार्टियां जो हैं, अपोजिशन जो है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। अब चुनाव जो है मैडम मुद्दों पे होना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मोदी पे सेंट्रलाइज हो गया है चुनाव, चेहरे पर चुनाव। हाँ, कि मतलब जैसे एक हिरण होता है और उसके चारों तरफ जो जंगल के और बाकी गीदड़ और शेर की मतलब बस यही शिकार है, तो इससे कुछ होना नहीं है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि मोदी क्यों चाहिए। दुनिया में 24 देशों के साथ हमने रुपए में व्यापार करना शुरू करा है, ठीक है। पहली बार हमने
डिफेंस में एक्सपोर्ट करा है। अर्जेंटीना जैसे देशों को हमने अपने फाइटर जेट्स बेचे हैं। दूसरी चीज़ क्रायोजेनिक इंजन हमने बनाया है, ठीक है। पहली बार 6% से टैक्स पेयर बढ़े हैं, ठीक है। और अगर आप पूछेंगे कि दूसरी पार्टियां, जो ऑप्शन आप मुझसे पूछ रहे थे, भाई साहब बता रहे थे कि केजरीवाल, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी और बाकी सारी चीज़ों में किया है बेहतर, जो कि 100% तो नहीं किया है। इनके मुद्दे मैं आपको बता दूं कि जैसे फ्री बिजली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को फ्री बिजली कब मिलेगी? जब मेरे पास मीटर होगा, मेन मीटर, सब मीटर पे नहीं। हाँ, किराएदारों के लिए नहीं है, वो मकान मालिकों के लिए। 30% लोगों को ही दिल्ली में फ्री बिजली मिल रही है, ठीक है। बस का किराया जो आप बस में ट्रेवल किए होगे, आपको एक टिकट मिलता है। आपको ये पता है कि अगर आप टिकट नहीं लेते हो तो अगले चौराहे पे आपको 200 रुपये जुर्माना है, तो आप कैसे फ्री हो? जुर्माना नहीं होना चाहिए ना फ्री पे, फ्री पॉलिसी ही नहीं हो चाहिए, पहली बात तो। दूसरा, अभी इनका मुद्दा था कि मोदी जी की डिग्री मांग रहे थे कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है या नहीं है। अपोजिशन के जो मुद्दे हैं वो मैं गिना रहा हूँ। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री से अगर देश चलता, तो जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, बैरिस्टर थे, लॉयर थे, ठीक है। तो जब वो प्रधानमंत्री थे तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो उनका दिया हुआ है, अक्साई चीन उनका दिया हुआ है। दूसरी पढ़ी लिखी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इमरजेंसी लगी। तीसरे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे राजीव गांधी थे, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, अध्यादेश लाया कि अल्पसंख्यकों पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा, 3 तलाक का केस था वो। और इसी बात पे 5 बार के सांसद आरिफ मोहम्मद खान जो केरला गवर्नर रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया। आप कभी पूछिए किसी से, कांग्रेसी से, कि आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा क्यों दिया था? इसी बात पे कि उन्होंने सोए हुए हिंदुओं को जगा दिया, ये अध्यादेश लाके, ठीक है। दूसरा, पढ़े लिखे की अगर बात है कि मतलब पढ़े लिखे ही प्रधानमंत्री होने चाहिए, भगवंत मान तो 12वीं पास है, उनके पास तो डिग्री नहीं है, वो कैसे मुख्यमंत्री हैं? तो ये सारे मुद्दे हैं। तो जो मुद्दे हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो ग्रोथ की ओर ले जाएं। अब हमें देश को तोड़ना है, अगर पानी और मोहल्ला क्लिनिक और इन सब चीज़ों पे चुनाव लड़ना है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि बाहर की जो लॉबी है, अमेरिका है, चाइना है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमीज़ है, हमें उनसे टक्कर करनी है। तो हम इन मुद्दों पे टक्कर नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है या नहीं है। आप जयशंकर जो हमारे एस जयशंकर हैं, आपने देखा होगा ना, जो अभी एक मूवी आई थी पुष्पा, तो जो उसका डायलॉग था ना, झुकेगा नहीं साला, तो सबसे ज़्यादा लागू होता है एस जयशंकर पे। इनका स्टैंड क्लियर है कि हमें जो है बैकअप में नहीं रहना है, हमें जो है डिफेंस नहीं करना है, हमें ऑफेंसिव खेलना है। जैसे आपने कहा बाहर के जो देश हैं उनसे हमें एक बाउंड्री चाहिए, लेकिन जो देश के अंदर हो रहा है, हिंदू मुस्लिम जो मारकाट मच रही है, उससे भी तो बचाव ज़रूरी है। हिंदू मुस्लिम मारकाट कहाँ मच रही है, आप बताइए। अभी देखिए रामनवमी पे कितना बुरा हाल हुआ है। किन्होंने किया ये? किन्होंने किया, आप बताइए। हिंदुओं ने किया। आपको ये न्यूज़ में दिखा? हिंदू मुस्लिम दोनों में हुआ है सर। तो ये आप देखिए कि बिहार में जो वहाँ की मस्जिद है, जला दी गई, पूरी मस्जिद जला दी गई। हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं, दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है, आप ये कह रहे हो, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके घर को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, रोटी चाहिए। अगर आपके पास रोटी नहीं है, ठीक है, तो आप रोड में जाके पत्थर मारोगे, आप रोड में जाके किसी के घर को जलाओगे, किसी की मस्जिद जलाओगे। लेकिन अगर आपको वहीं पे कुछ सोर्स मिल, यहाँ शाहीन बाग में करीब 2 महीने तक, यहाँ पे 2.5 महीने तक लोग बैठे रहे, उनके परिवार को पालने वाला कौन था? फंडिंग हो रही थी ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे जो झगड़े होते हैं, जो दंगे होते हैं, ये मोबिलाइज होते हैं। मैं नहीं करूँगा जाके, मैं देख रहा हूँ कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि भाई मंदिरों पे अटैक किया जा रहा है, मुसलमान हिंदुओं के बारे में ऐसा कह रहे हैं, दूसरे जो क्रिश्चियंस हैं वो लॉबी कन्वर्ट करा रही है हिंदुओं को सबसे ज़्यादा। मैं तो नहीं जा रहा हूँ ना, मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं अपने आसपास के अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से, अपने जो आगे आने वाली जनरेशन है, मैं तो उनको उस हिसाब से तैयार करूँगा ना कि ये सारी चीज़ों के प्रति जागरूक रहें, है ना कि मैं उनको ये बोलूँगा कि देखो उन्होंने मंदिर तोड़ दिया, तुम उनकी मस्जिद तोड़ दो। ये वो लोग करते हैं जिनको फंड मिलता है, जिनको मोबिलाइज किया जाता है। शाहीन बाग में जब वहाँ पे आज तक और बाकी न्यूज़ चैनल वाले गए तो उनसे पूछा कि आपको खाना कहाँ से मिलता है, तो वो बोलते हैं कि हम रात में सो जाते हैं और सुबह जब उठते हैं हमारे पास पैकेट रखा रहता है। कौन रख के जाता है पैकेट? कौन वहाँ पे बैठा के रखा है उनको? तो ये सारी जो दंगे हो रहे हैं फंडेड हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? ऑब्वियसली फंडेड है। अगर फंडिंग नहीं होती तो कश्मीर में अचानक से 370 हटने के बाद से अचानक से कैसे वहाँ पे पत्थरबाजी रुक गए? अभी भी तो वही लोग रह रहे हैं वहाँ पे, मुद्दे तो वही होंगे ना उनके, अभी भी रुक क्यों गए? बात ये है, पैसा अगर आप दोगे ना तो आपको पता है कि 100 रुपए के लिए मर्डर हो जाता है। तो
तो जहाँ पे अगर आपकी 100 रुपये के लिए अगर मर्डर हो सकता है, आपस में 100 रुपये के लेन देन में मर्डर हो सकता है, अगर मैं आपको 1000 रुपये दे दूँ तो आप किसी पे पत्थर फेंकने नहीं चले जाओगे, है ना। तो पैसा सब कुछ करवा सकता है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, ये जो लीडर्स हैं जिनको मुद्दे चाहिए, जिनको मुद्दा बनाना है, वो लोग ये सब कर रहे हैं। वो लोग क्या लगता है कौन लीडर्स हो सकते हैं, किधर से हो सकता है ये? देखिए, हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग हैं, ठीक है। दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के मंत्री के घर में जो है गैर कानूनी हथियार मिले थे, है ना। तो क्या ये लोग नहीं करवा सकते? क्या ये लोग नहीं करवाते? कि मनीष सिसोदिया पे शराब नीति में घोटाले के साथ साथ एक धारा उन पे धारा और लगी हुई है, जो कि है कि दंगों को भड़काने की साजिश रचने के आरोप में एक धारा उन पे ये लगी है। तो क्या ये अच्छे लोग थे ना? ये तो लेकिन आरोप लगा हुआ है ना। सत्येंद्र जैन जेल में है, आपने देखा वो जेल मंत्री थे, मालिश करवा रहे हैं, तो क्यों जेल में है? और इस्तीफा अब तक क्यों नहीं दिया उनने? केजरीवाल तो बोलते थे ना कि इस्तीफा ले लिया जाएगा, जैसे ही आरोप लगेगा सबसे पहले इस्तीफा दिया जाएगा, फिर जांच कमेटी बैठेगी। ना तो इन्होंने जांच कमेटी बैठाई, ना तो इन्होंने आज तक 1.5 साल हो गए ना तो इस्तीफा लिया। तो आपको इस्तीफा तो ले लिया है दोनों नहीं, का, इस्तीफा उन्होंने सत्येंद्र जैन और अब लिया है, 1.5 साल के बाद लिया है ना। मैं तो कह रहा हूँ इमीडिएटली, वो कह रहे थे कि इमीडिएटली। हाँ, तो यही लोग मोबिलाइज कर रहे हैं ना चीज़ों को। ये पीठ पीछे कुछ और चल रहा है और फ्रंट में हमें दिख रहा है कि क्या चल रहा है। फिर हिंदू मुस्लिम दंगे, मैम आप सीरिया चले जाओ, इराक चले जाओ, ये मुस्लिम देश है ना, यहाँ तो बम फूटते हैं, वहाँ पे मुस्लिम ही मुस्लिमों की मस्जिद उड़ा दे रहे हैं। पाकिस्तान में देख लो, आए दिन बम ब्लास्ट होता है। एक बच्चों के आर्मी स्कूल में हमले हुए थे, आपको पता है 108 बच्चे मारे गए थे, है ना, लश्कर ने जब हमला किया था। भारत में तो कम हो रहा है, जबकि यहाँ सारी कौमें रह रही हैं, जहाँ सिर्फ वही कौमें रह रही हैं जो दुनिया के 56 ऐसे देश हैं जो इस्लामिक डिक्लेयर्ड हैं। भारत में 80% हिंदू है, फिर भी हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर्ड नहीं है। सबसे बड़ी टॉलरेंस है ना हमारी। अब ये दंगों को आप कहोगे कि नहीं भारत में ही सबसे ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, तो मैं तो नहीं मानता कि भारत में सबसे दंगे हो रहे हैं। जब मैं सीरिया को देखता हूँ, इराक को देखता हूँ। तो ये हिंदू राष्ट्र जो आपने बोला सही है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं, क्या लगता है? सबसे पहले तो मैडम, हिंदू जो शब्द है वो ज्योग्राफिकल टर्म है। राष्ट्र तो हिंदू ऑलरेडी है, क्योंकि हिंदुस्तान है ये। यूनान के लोगों ने जो बाहरी सिंधु घाटी की सभ्यता का जो व्यापार चलता था, उन लोगों ने जो है सिंधु के किनारे रहने की वजह से हिंदू टर्म दिया। तो ये कोई धर्म से नहीं है, धर्म सनातन है। तो जो इंडिया में रह रहा है वो हिंदू है। और यहाँ पे आप सबको, हर किसी को पता है कि 1400 साल पहले ये इस्लाम आया है, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी जो है वो करीब जितना भी जो सन चल रहा है 2023, इतने साल पहले क्रिश्चियनिटी आई है। सनातन तो हमेशा से रहा है, तो ब्रांचेस तो हमारी ही निकली है ना। अब तो सबका अपना अलग अलग मानना है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हिंदू लोगों का मानना है कि हिंदू का मतलब है भगवा पहनना। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू कभी किसी पे इम्पोज नहीं करता है कि नहीं तुम ये चीज़ फॉलो करोगे, नहीं तुम भगवा पहनोगे। अब मैंने भगवा नहीं पहना है, मैं जीन्स टी शर्ट पहन रखा है मैंने। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी जनेऊधारी हूँ, ठीक है। मैंने भी गीता, भगवत गीता, रामायण वगैरह का मैं पाठ करता हूँ। आपको लगता है कि मैं करता हूँ? मतलब मैं अगर चोला पहन लूँ भगवा, तो आप बोलेगा नहीं ये पंडित जी हैं, जानते होंगे मंत्र, लेकिन मैं तो नहीं पहन रहा हूँ ना। तो ऐसा कोई कपड़े से, लिबास से या किसी टाइटल को अपना लेने से कि नहीं ये इस सेक्ट से आते हैं तो ये भगवा हो गए, या मैं किसी को इम्पोज कर दूं कि नहीं अगर तुम मतलब भारत में रह रहे हो तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो मैं किसी दूसरे धर्म पे इम्पोज कर दूं कि नहीं इसको करना है, तो ही हिंदू राष्ट्र का मतलब मैम ये नहीं है कि आप दूसरों को कन्वर्ट करा के हिंदू बना दो या सनातन धर्म मिला दो। ये नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप सोचो ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी आबादी में, इतने बड़ी मतलब डाइवर्सिटी में आप कैसे सबको मतलब कन्वर्ट करा सकते हो सिर्फ एक ही धर्म में? ये नहीं कहा जा रहा है। अंत में वही सवाल, 2024 में मोदी जी या कोई और, क्या विकल्प है? क्या टक्कर में है? कोई विकल्प है मोदी जी का कोई आपके पास? 2024 में मोदी जी और 2024 के बाद 29 में योगी जी और उसके बाद फिर शायद नितिन गडकरी जी। और ये चलता रहेगा, क्योंकि जब तक अपोजिशन मजबूत नहीं होगा, जब तक लीडर नहीं मिलेगा। मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं मुद्दों को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। मेरे सामने अगर मोदी से बेटर ऑप्शन होगा मैं क्यों वोट नहीं दूंगा? बात तो वही आ गई ना मैम, मैं क्यों वोट नहीं दूंगा? तो इसीलिए अपोजिशन को स्ट्रांग होने की जरूरत है। अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, अपोजिशन के पास मुद्दे होने चाहिए। मैंने आपको कहा ना, एक आइडिया सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मोदी को अपोज करना है। जैसे केजरीवाल कहते हैं कि कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, अमित शाह और मोदी की जोड़ी को हराओ। तो ये तो मैम ये सीधी सी एक बात है कि दो मतलब जो लीडर हैं उन पे सेंट्रलाइज है इनका चुनाव का जो आइडिया है ना। तो बात ये, अब बीजेपी की अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी बड़े मुद्दों में अगर ले लें आप, 370
ठीक है, मतलब लोग कहेंगे कि सभी यही एक मुद्दा है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आज़ादी के इतने साल बाद तक किसी की हिम्मत क्यों नहीं हुई इसको टच करने की? और जब 370 और 35 से हटाना था कश्मीर से, तो पूरी दुनिया का मीडिया लगा हुआ था कि 28,000 35,000 करीब आर्मी वहाँ पे एक्स्ट्रा भेज दी गई थी, सैनिक भेज दिए गए थे। तो कयास नहीं लगा पा रहे थे लोग कि 370 हटाए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यूज़ में आ रहा था कि शायद 35 से हटाए जाएंगे। ये कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये लोग टच कर देंगे उस चीज़ को। ठीक है, दूसरी चीज़ 3 तलाक और बाकी चीज़ें तो है ही हैं। 370 है, 71, 35A, ये सारी चीज़ें तो ही हैं। इसके अलावा मैम जो मतलब मैंने आपको बताया ना कि जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, जैसे मैंने बताया कि डॉलर में पूरी दुनिया में व्यापार चलता था, अभी हमने 24 देशों के साथ रुपए में व्यापार करना शुरू किया है। तो ये इसीलिए किया है ना मैम, क्योंकि रुपया हमारा वीक, जब हम आज़ाद हुए थे तो चाइना से हमारा व्यापार, मतलब हम एक्सपोर्ट करते थे 5 गुना ज़्यादा, आज हम इम्पोर्ट करते हैं 5 गुना ज़्यादा। रुपया फिर भी गिरता चला जा रहा है। रुपया गिरेगा मैम, जब तक यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा। अब आप देखो कि एक चिप भी नहीं बनती यहाँ पे, है ना, चिप भी नहीं बनती है। मोटोरोला जो यहाँ का कंपनी है वो असेंबल होकर चाइना से आ रहा है। जब तक यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा ना, सबसे जो बूस्टअप लाना पड़ेगा हमें आईटी सेक्टर पे लाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर पे लाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तो मतलब ये आईटी सेक्टर में और सॉफ्टवेयर सेक्टर में हम यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए हैं। इस पे फोकस है हमारा, और गवर्नमेंट करेगी, जो कोई भी गवर्नमेंट आएगी, फोकस ही मतलब यही होना चाहिए कि जिस सेक्टर में हम वीक हैं वहाँ पे काम करने चाहिए।